एक दो पॉइंट फिर से बता देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा था बायोडायवर्सिटी में कि नॉर्स एंड मैकमैनस coined the term डाइवर्सिटी। इन्होंने डाइवर्सिटी शब्द दिया था, किस ईयर में दिया था? 1980। ओके। while W.G. Rosen 1985 coined the term biodiversity। अब डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो आपने कहा था कि वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी, वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी among anything is called diversity, जबकि आपने कहा था कि the differentiation and diversity found among organisms is called बायोडाइवर्सिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि why conservation is necessary? Why conservation of biodiversity is necessary? बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जरूरी क्यों है? As we know that all species have its own type of gene pool, have own type of gene pool. Once species become extinct, that combination of gene pool will lost permanently, and we cannot recover it for future use, Combination of gene pool of certain wide varieties
wild varieties certain wild varieties has proved extremely useful, has proved extremely useful for human society. For example, number of cultivated paddy species before Green Revolution throughout the world कितना था 60,000. After Green Revolution, only 100 high-yielding varieties is present. थोड़ा सा बता देते हैं आपका बेटा. आपने कहा कि कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी की क्यों जरूरी. आपने कहा कि हर स्पीसीज का एक अपना जीन पूल है. हमारा एक अपना जीन पूल है, आपका एक अपना जीन पूल है, आपका अपना जीन पूल है. जीन पूल समझते हैं? जीन पूल क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स. टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज जीन पूल, है ना. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ जीन जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं. तो हमारा आपका हर किसी का जीन पूल अलग है ना भाई. वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग्स, बट आवर facial structure, our behavior, our lookings and other features doesn't match with each other. नहीं ना मिल रहा है किसी से, है सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न है. क्यों? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर जीन पूल है. वो जीन पूल कहाँ से आता है? वो आपका क्रॉसिंग ओवर के दौरान चेंज रहता है. एक तरह का जीन पूल किसी में है नहीं, तो जीन पूल सबका अलग है. तो इसी तरह से अगर कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, अगर वो विलुप्त हो जाएगा तो क्या उस जीन पूल को आप रिकवर कर पाएंगे? वो जीन पूल आपको दोबारा नहीं मिलेगा. तो ये आपने कहा as we know that all species have its own type of gene pool. Once species become extinct, एक बार यदि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, that combination of gene pool will lost permanently. वो हमेशा के लिए खत्म हो गया. And we cannot recover it for future use. और भविष्य के उपयोग के लिए हम इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं. Combination of gene pool of certain wild varieties, कुछ जंगली प्रजातियों के जो जीन पूल हैं, वाइल्ड मतलब होता है जंगली प्रजातियों के जो जीन पूल हैं, has proved extremely useful for human society. मानव समाज के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुए. कैसे? तो मैं एक एग्जांपल दे करके आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले पैडी के, धान के 60,000 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड में थे. लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इस समय हम इसकी केवल 100 हाईली यील्डिंग वैरायटीज ही हमारे पास है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिसे कि हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है.
अब ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा बताएं। In 1960, the grassy stunt viral disease, the grassy stunt viral disease, grassy stunt viral disease attacked most of the high yielding varieties of paddy and thus large number of paddy cultivars become diminished. तो 1960 में आपने कहा कि ग्रासी स्टंट वायरल डिजीज जो है हाई यील्डिंग वैरायटी पे बहुत ज्यादा अटैक किया, जिसके कारण इनकी बहुत सारी प्रजातियां पैडी की क्या हुई, खत्म हुई। ठीक है, द रेजिस्टेंट वाइल्ड वेराइटी of Oryza niveara discovered by scientists. Thus, the genes of Oryza niveara introduced in high yielding varieties and thus the existence of paddy was ensured. देख रहे हैं, तो आपने कहा कि 1960 में ग्रासी स्टंट वायरल डिजीज काफी अटैक किया था हाई यील्डिंग वैरायटीज पैडी के। तो साइंटिस्ट ने देख और बहुत सारे पैडी की स्पीसीज को इसने खत्म कर दिया। तो साइंटिस्ट ने देखा कि रेजिस्टेंट वैरायटी है, कौन सी, वाइल्ड वैरायटी है ओराइजा निवेरा की, जिसके ऊपर कोई भी रोग नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने ओरेजा निवेरा के इस जो है रेजिस्टेंट जीन को क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटीज में इंट्रोड्यूस किया और तब जाकर के हम पैडी को बचा सकते। तो आप कह सकते हैं ना कि जो कंजर्वेशन है वो क्या है, नेसेसरी है। अगर कंजर्वेशन नेसेसरी कैसे है, तो आप एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। तो कोई भी अगर वैरायटी है तो उसको कंजर्व करना हमारा आपका दायित्व है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के डिप्लीशन के कारण, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बहुत सारे कारण हैं बायोडायवर्सिटी के डिप्लीशन के। इनमें से सबसे मुख्य कारण पूछेगा व्हाट
is the main reason behind the depletion of biodiversity. कॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से भी मुख्य कारण कौन सा है जिसके कारण बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है? तो उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पहला है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। मैंने कल आपको बताया हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको कल बताया कि मान लीजिए ये जितना हिस्सा, ये इतना फॉरेस्ट, कितना फॉरेस्ट है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपके ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। हमको आपको जरूरत पड़ा, यहाँ के बीच की हमने जंगल काट दी, यहाँ पे रेल लाइन, यहाँ पे रोड या कुछ भी बना दिया, तो हैबिटेट यहाँ का लॉस हो गया ना। और जो हैबिटेट था वो फ्रेगमेंट में दो भागों में बट गए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। तो आपने कहा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट cause, it is most important cause driving plants and animals extinction, driving plants and animals, driving plants and animals extinctions, है ना। प्लांट और एनिमल के विलुप्त, एक्सटिंक्शंस मतलब विलुप्त होने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका क्या है? हैबिटेट लॉस है। कैसे? देखिए कितना जबरदस्त हैबिटेट लॉस हो रहा है। आप ये देखिए, आपको एग्जांपल देता हूँ कि हैबिटेट लॉस कितना जबरदस्त, और सब हम आप कर रहे हैं, ये सब हम आप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको मैंने बताया था ना प्रोडक्टिविटी कहाँ पे सबसे अधिक होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कितना था? अर्लियर इट वाज 14%। पहले कितना था? 14% था लैंड मास का। नाउ इट बिकम कितना हो गया है? ये हो गया आपका 6%। बताइए, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। काटना पीटना शुरू है जंगल, तो हैबिटेट लॉस होगा। अब देखिए दूसरा इसी तरह से है, नाम सुने होंगे अमेजन रेन फॉरेस्ट का। अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द प्लेनेट, है ना। ये क्या है आपका? लंग्स ऑफ द प्लेनेट है। पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, इतना ज्यादा प्रोडक्टिव है और इतना ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है it is the harboring million of species, harboring millions of species, है ना। हार्बरिंग मतलब पनाहगार, मिलियन मतलब लाखों, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो कई लाख प्रजातियों का ये क्या है? पनाहगार है, घर है। कौन? अमेजन रेन फॉरेस्ट हार्बरिंग मिलियंस ऑफ स्पीसीज है। और ये देखिए ये क्यों काटे जा रहे हैं, तो इसकी बात अगर करें तो इट कट एंड क्लियर्ड फॉर इसके लिए काट दे रहे हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट को फॉर द
कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन उगाने के लिए फॉरेस्ट काटते चले जा रहे हैं, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन और फॉर कन्वर्जन ऑफ, और फॉर किसके लिए, कन्वर्जन के लिए, जंगल को काट के किसमें कन्वर्ट करते हैं, और फॉर द कन्वर्जन ऑफ टू एंड फॉर कन्वर्जन टू ग्रास लैंड, जंगल काट के घास के मैदान बनाना चाहते हैं, क्यों, फॉर द फूड ऑफ, फॉर द फूड, फॉर द बीफ, फॉर द बीफ फूड, बीफ फूड के लिए, है ना। तो सबसे बड़ा कारण है डिप्लीशन का आपका क्या दिख रहा है, हैबिटेट लॉस। इसी तरह से दूसरा जो रीजन है वो है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन। क्यों होता है अति दोहन, इसको महात्मा गांधी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, लोग अपनी सुविधा बढ़ाने जी, दिस अर्थ इज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड। सबसे बड़ी बात यही है, ग्रीड, लालच के कारण। ये पृथ्वी सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है लेकिन सबके लालच को पूरा नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में, तो इस आपके इस चिंता में पूरी बात आ गई, कहने का मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, ग्रीड के कारण, है ना। अब कैसे हो रहा है ग्रीड का एक दो एग्जांपल हम देखिए, देते हैं आपको। लाइकोपोडियम नाम सुने होंगे, लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। और लाइकोपोडियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, यूज फॉर मेकिंग गन पाउडर, बंदूक का बारूद बनाने में, गन पाउडर में इसको यूज करते हैं। इसी तरह से नाम सुने होंगे आप लोग, निपेंथिस हैसियाना, बोलिए क्या है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो किस लिए बहुत ज्यादा इसको लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यूज फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, बोलिए, अति दोहन करके लैब में भेज रहे हैं बच्चों को दिखाने के लिए, यूज फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। उसी तरह से है राइनोसिरोस, हॉर्न, ये क्या है, दैट इज बंच ऑफ हेयर, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन चाइना। इसी तरह से पैंथेरा टाइग्रिस से, पैंथेरा टाइग्रिस
इसलिए हंटेड किए जा रहे हैं, हंटेड फॉर स्किन। शेर का खाल बड़े बड़े घरों में लगा के लोग दिखाते हैं, बहुत बड़े राजवंश के हैं, घर में लगा देंगे, टांग देंगे, है तो पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, इसी तरह से एलिफेंट, हंटेड फॉर टस्क, है ना। तो इन सब चीजों में ये दूसरा रीजन हुआ आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा रीजन है आपका exotic species, exotic species, also called as alien species or invasive species, that is comes from other country and affect the growth of native species। जो नेटिव स्पीसीज है उसको नहीं ग्रो करने दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम, बताया था आपको, स्टेरोफोरस, पार्थेनियम स्टेरोफोरस केम फ्रॉम अमेरिका। कहाँ के स्पीसीज है? अमेरिका से आया हुआ है। आइकॉर्निया क्रिस्पिस, from यूरोप। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं। ठीक है, आपको बता दें कि भारत में गेहूं नहीं होता था, हम लोग अमेरिका से मंगाते थे खाने के लिए, प्रोडक्शन भारत में नहीं होता था। मतलब इतना गरीब कंट्री था, सोच लीजिए। जो लोग थे गांव घर में रहने वाले, महुआ बीच करके और उसको उसकी रोटी पका के खाते थे, मड़ुआ खाते थे, मड़ुआ और दूसरे बाजरा, ये गेहूँ हमारे नहीं। और हम लोग अमेरिका से मंगाते थे। PL 680 नामक गेहूं का नंबर था, उसमें पार्थेनियम की एक बीज आया था केवल विदेश से यहाँ, और इतना जबरदस्त फैला कि पूरे इंडिया में महामारी की तरफ फैला। उसी तरह से आइकॉर्निया क्रिस्पिस जलकुंभी जिसे आप लोग बोलते हैं, सबसे पहला प्लांट ग्रो किया वेस्ट बंगाल में, इतना जबरदस्त फैला हुआ, महामारी बोलते हैं। तो ये स्पीसीज जो होते हैं जहाँ ग्रो कर जाते हैं, दूसरे स्पीसीज के ग्रोथ को तो रोक देते हैं, चेक कर देते हैं। तो ये भी हैबिट जो है आपके जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक कारण। ठीक, फिर उसी तरह से है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आप जानते ही हैं, एसिड रेन, एसिडिक सॉइल में प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, या वाटर बॉडी एसिडिक होगी तो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। बस भाई एसिडिक वाटर हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ के एक्वेटिक एनिमल मर जाएंगे। तो एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, हाई टेम्परेचर पे भी बर्न कर जाएंगे, नहीं ग्रो करेंगे। तो एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ETC plays important role in loss of
बायोडायवर्सिटी। ठीक है, क्या है? आपकी प्रजाति आप नहीं देते हैं, मैंने नहीं दिखा जो देखो तो कैरेट बीट, गाजर था, व्हाइट, साइड और साइड में जो रहते हैं। हाँ छोटे छोटे व्हाइट कलर के फूल होते हैं ना, हाँ, व्हाइट कलर वही इतना खतरनाक है कि रेस्पिरेटरी जो है डिजीज पर अस्थमा ब्रोंकाइटिस का सबसे बड़ा कारण है, उसका पॉलन भी खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हो गए हैबिटेट मतलब बायोडायवर्सिटी लॉस के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ एक दो टर्म तक हम लोग देखते हैं, जानने के बाद फिर जानेंगे कि हाउ वी कंजर्व टू आवर बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करें। नाम सुने होंगे आप लोग रेड डेटा बुक और ग्रीन डेटा बुक का, सुने हैं? रेड डेटा बुक एंड ग्रीन डेटा बुक। पूछता है कौन पब्लिश करता है और किसके लिए पब्लिश होता है? इट पब्लिश बाय जी IUCN, क्या नाम पूरा? इंटरनेशनल यूनियन, अब उसके आगे नहीं बढ़े, और कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। अच्छा एक चीज और देखिए, आप गलत बोलने मुझे याद आ गया, कल मैं सही बता रहा था, आप लोगों ने मुझसे गलत करवा दिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी, मैं लिख रहा था मेथिल आइसोसाइनेट, आपने साइनाइड करा दिया, फिर एग्जाम में आएगा आप गलत कर देंगे, कहेंगे क्या पता साइनेट है, आप साइनाइड नहीं होता। हाँ CYANAT, उसको करेक्ट कीजिए, मेथिल आइसोसाइनेट है। आप लोग बोले तो मैं कन्विंस हो गया, हो सकता मैं ही गलत बोला, ज्यादा जोड़ दिया था सर। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो कौन इसको पब्लिश करता है? IUCN करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, द रेड डेटा बुक, द रेड डेटा बुक प्रोवाइड, किसको प्रोवाइड करता है? संकटग्रस्त हिंदी आप लोग शुद्ध बोल सकते हैं। प्रोवाइड कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो प्रजातियां खतरे में हैं, ठीक है ना? हाँ, थ्रेटेंड कंडीशन में, कभी भी वो गायब हो सकते हैं, विलुप्त होने की कगार पे। ठीक है, तो द रेड डेटा बुक प्रोवाइड कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड बुक। पूछता है पेज का कलर कैसा होता है जिसमें ये छपता है ना? द पेपर कलर is red while the paper color of extinct species is, जो विलुप्त हो चुके हैं उसमें उसका पेपर कैसा होता है? इज ब्लैक। वो ब्लैक हो गया, इज ब्लैक। ठीक है, हाँ।
तो रेड कलर में इंडेंजर्ड के हैं और जो विलुप्त हो चुके हैं उनका ब्लैक कलर में। अब बात उठता है कि ग्रीन डेटा बुक किसको पब्लिश करता है? द ग्रीन डेटा बुक प्रोवाइड complete list of rare plants. Complete list of rare plants, but are protected. But they are protected inside botanical gardens and zoos etc. वो एकदम रेयर हो चुके हैं, बहुत कम हो गए हैं, लेकिन उनको कंजर्व किया जा चुका है बॉटनिकल गार्डन में और जू में। ठीक है, तो उसकी लिस्ट कौन देता है? ग्रीन डेटा देता है। ठीक, अब थोड़ा सा जब हमने ये बात जान ली रेयर इंडेंजर्ड, तो हम ये भी देख लेते हैं कि कैटेगरी ऑफ थ्रेट होता कितने तरह का। कैटेगरी ऑफ थ्रेट में हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं। पहला है आपका एक्सटिंक्ट मतलब तो जान ही गए हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं। कौन से पूछे जाते हैं अभी रिसेंटली? कौन से बर्ड पूछता है कि अभी विलुप्त हुई है? रिसेंटली डोडो है ना, रिसेंटली डोडो कहाँ का स्पीसीज है? मॉरिशस का है। कहाँ की स्पीसीज है ये? मॉरिशस का, मॉरिटियस लिखा जाता है स्पेलिंग, मॉरिशस पढ़ते हैं। ठीक है, रिसेंटली डोडो बिकम एक्सटिंक्ट। क्या है सर डोडो? डोडो बर्ड्स है, बर्ड्स? हाँ डोडो बर्ड है, बर्ड है। ठीक है, फिर इसी तरह से और क्या हुआ है? थाइलेसीन, फ्रॉम कहाँ से थाइलेसीन विलुप्त हुआ है? ये हुआ है आपका फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और कौन विलुप्त हुआ है? स्टीलर सी काउ, फ्रॉम अमेरिका, और अभी बहुत मोदी की चर्चा में आ गए थे चीता छोड़ दिया, लेकिन चीते की बात नहीं हो रही है। 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर, बेरोजगारी पे चर्चे नहीं, चीता छोड़ दिए 10 दिन तक। ठीक है, 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर कौन कौन से? बाली जवान एंड कैस्पियन। टाइगर की ये 3 प्रजातियां विलुप्त हुई। ठीक है, दूसरा है एक्सटिंक्ट के बाद इंडेंजर्ड। इसे कहेंगे इंडेंजर्ड को ई से लिखते हैं। Species which present at the verge of extinction
बात समझ रहे हैं ना? कहाँ पे है ये? वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज माने किनारे पे हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। स्पीशीज विच प्रेजेंट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, कौन कौन से हैं ऐसे? तो फॉर एग्जाम्पल एल्यूरस फुल्जेंस। एल्यूरस फुल्जेंस। एल्यूरस फुल्जेंस क्या है? ये आपका है, नाम सुने होंगे, रेड पांडा। रेड पांडा। फिर है आपका बेंटिकिया निकोबारिका। बेंटिकिया निकोबारिका एनिमल है, बेंटिकिया निकोबारिका। ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट लीमर, वो पूछता है ये, लार्जेस्ट लीमर क्या है ये? इद्री इद्री। इद्री इद्री कहाँ मिलता है? हाँ वेरी गुड, पूछा है। फाउंड इन ना, देखो नहीं बार बार पूछता है। फाउंड इन मेडागास्कर। मेडागास्कर में पूछता है। तो लार्जेस्ट लीमर इद्री इद्री फाउंड इन मेडागास्कर। इसी तरह से है एशियाटिक एश। एशियाटिक एश। एंड भारतीय गधा और एशियाटिक एश एंड लायन टेल्ड मकाउ। लायन टेल्ड मकाउ, तो लंबी पूंछ वाले लंगूर होते हैं। दूसरा है आपका वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब स्लाइटली टैक्सा, स्लाइटली मोर देन endangered, but become extinct when pathogen attack to it। लेकिन यह भी विलुप्त हो सकते हैं अगर पैथोजन इस पर अटैक कर दे। थोड़ा सा टैक्सा, जो ऐसा टैक्सा जिसकी संख्या थोड़ा सा इंडेंजर्ड से अधिक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वल्नरेबल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ब्लैक बक, काला बत्तख, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीलोप। एंटीलोप, ब्लैक बक यानी एंटीलोप। फिर इसी तरह से है रेयर। रेयर टैक्सा विथ थिन पॉपुलेशन। टैक्सा विथ थिन पॉपुलेशन, ऐसा टैक्सा जिनकी पॉपुलेशन क्या है? बहुत ही कम है। एंड फाउंड इन सम particular
एरिया, कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही वो मिलते हो। फॉर एग्जाम्पल Lacosia jangabels, Lacosia jangabels, rare for गोरखपुर। गोरखपुर का नाम सुने हैं, यूपी में है, ये कहीं सिर्फ वहीं मिलता है, ठीक है। जैंगेमन्स जेनस, टेक्सा मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज, बोलते हैं, ठीक है। तो जो बहुत थिन पॉपुलेशन का हो और पर्टिकुलर एरिया में मिलते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर बोलते हैं। और लास्ट एक और है थ्री-टेंड। थ्री-टेंड Taxa which exact category is not known, that they either comes in rare और endangered। ऐसा टेक्स्ट है जिसकी एग्जैक्ट कैटेगरी पता नहीं है कि वो रेयर में आएगा कि इंडेंजर्ड में आएगा, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री-टेंड स्पीसीज बोलते हैं। और लास्ट है आउट ऑफ डेंजर, जिसको कोई खतरा नहीं। आउट ऑफ डेंजर have healthy growth and no any chances of extinction, विलुप्त होने का कोई चांस नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में सर। क्या है? पूछ लिया गया है, बहुत बार पूछता है साइलेंट वैली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिचुएटेड एट कहाँ है? पालघाट, केरला, है ना? सिचुएटेड एट पालघाट, केरला, and have no sound in night, रात में किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती। have no sound in night, even that of cicadas, because cicadas are not found in silent valley। जनरली जब किसी भी चीज की आवाज नहीं आती रात को, तो झिंगुर की आवाज तो जरूर आती है, नहीं? कहीं भी आप चले जाइए, लेकिन यहाँ पे रात में सिकेट्स की, झिंगुर की भी आवाज नहीं आती।
क्योंकि वहाँ झींगुर है ही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली बोलते हैं। फिर एक बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, हॉट स्पॉट। हाँ, आप लोग हिंदी बहुत जानते हैं। हॉट स्पॉट, सही बात है, तप्त स्थल। तो क्या तप्त मतलब बहुत गर्म रहता है क्या? नहीं सर, वहाँ अमिताभ बच्चन भी केबीसी में हॉट सीट पे बैठा देता है। क्यों? तो हॉट सीट का मतलब क्या हुआ? वहाँ पर जितना स्पीसीज है ना, तो कुछ स्पीसीज का 5% या 0.5% जो है वो इंडेमिक होगा, मतलब वो पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। सिंपल सी बात समझिए कि हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? द एरिया विथ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक मिलती है। द एरिया विथ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हैव हाई रेट ऑफ एंडेमिज्म, आल्सो हैव हाई रेट ऑफ एंडेमिज्म, विलुप्त होने की भी संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, है ना। हैव हाई रेट ऑफ एंडेमिज्म एंड आर एट कांस्टेंट, एंड आर कांस्टेंट, ठीक है। The concept of hot spot was given by नॉर्मन मेयर ने दिया था, ठीक है। कितने टोटल हॉट स्पॉट हैं? पूरा विश्व में 36 है। There are 25 hot spots. कहाँ दिया? चार है इंडिया। There are 34 hot spots in the world. In India, इंडिया में कितने हैं? इंडिया में 4 है। कहाँ 4 आ गया? 2 और पड़ गया क्या? इंडो बराबर है सर। है? पश्चिमी घाट और एक चार in India, 4 hot spots. 4 तो हॉट स्पॉट रिपोर्ट किया गया है। पहला है वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालय, वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, हिंदू बर्मा ईस्टर्न हिमालय, इंडो
वर्मा रीजन, इंडो वर्मा रीजन, और चौथा है आपका सुंडालैंड, अंडमान निकोबार, सुंडालैंड, इंक्लूड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। बताइए, बताइए आएगा तो याद आ गया। आप घबराइए भी, कुछ नहीं छूटेगा, आपसे ज़्यादा मुझे याद है। तो अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। Biodiversity can be conserved by different ways, like by creating awareness among people, by creating awareness among people for biodiversity, by implementing laws, by rally, by slogans, etc. But the main procedure we adopted for it are ex-situ conservation and second one is in situ conservation. एक situ पता ही है, when conservation done outside to the habitat। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के बाहर हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। लाइक इन बॉटेनिकल गार्डन्स,
यूज इट। ठीक है ना, कोई भी प्लांट है उखाड़ के ले गया, बॉटनिकल गार्डन में लगा दिए, कोई एनिमल है ले गए चिड़ियाघर में, उसको सुरक्षित कर दिए, तो उसके हैबिटेट के बाहर ले जाकर के जब हम कंजर्व करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और इन सीटू कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ, व्हेन कंजर्वेशन डन inside the habitat of organisms. For example, national parks. नेशनल पार्क कैसे बनता है भाई, इट इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पूछा जाता है पहले इसे संसद में पार्लियामेंट में प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है, तब जाकर के किसी एरिया को आप नेशनल पार्क के रूप में क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। तो इट इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, येलो स्टोन अमेरिका में नेशनल पार्क ऑफ अमेरिका is the world's first national park। विश्व का पहला जो है नेशनल पार्क था येलो स्टोन नेशनल पार्क। It has 3 zones। It has 3 zones। इसमें कितने जोन्स होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे भीतर क्या होगा, सबसे भीतर होता है सैंक्टम सेक्टोरम। क्या होता है, सैंक्टम सेक्टोरम। उसके बाद होता है आपका क्रूज जोन और स्पेसिफाइड एरिया। क्रूज जोन और स्पेसिफाइड एरिया, और सबसे बाहर की तरफ होता है बफर जोन। ठीक है, 3 जोन्स होते हैं, सैंक्टम सेक्टोरम, क्रूज जोन या स्पेसिफाइड जोन और बफर जोन। ठीक है, जो बफर जोन है ये जो होता है फ्री फॉर टूरिज्म, साइंटिफिक रिसर्च एंड फ्री फॉर टूरिज्म, साइंटिफिक रिसर्च एंड for forestry। और जो सैंक्टम सेक्टोरम और क्रूज जोन है ये दोनों कंप्लीटली inhabited completely inhibited for human interference। किसी भी प्रकार का मानव गतिविधि इस जोन में नहीं हो सकता है, कोई नहीं जा सकता। ठीक है, क्रूज जोन और
सैंक्टम सेक्टोरम जो होता है कंप्लीटली इनहिबिटेड फॉर ह्यूमन इंटरफेरेंस। किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियां इस जोन में नहीं होगा। ठीक है। फिर इसी तरह से है आपका दूसरा सेंचुरी। दूसरा है आपका सेंचुरी, सैंक्ट्स उसको लिखते हैं, सेंचुरी या सैंक्ट्स। established without act of पार्लियामेंट, बिना पार्लियामेंट के प्रस्ताव के भी हम सेंचुरी जो है हम बना सकते हैं। established without act of parliament and it lack cruise area। इट लैक्स, इसमें क्या नहीं मिलेगा, क्रूज एरिया यहाँ पर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? क्रूज एरिया यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इसको मिटा लें हम। बता दें इसको मिटाएं। अरे थोड़ी क्या मिटाएं, ये बना देते हैं। इसमें हमको क्या मिलेगा, सीधी सी बात, सैंक्टम सेक्टोरम मिलेगा, सैंक्टम सेक्टोरम मिलेगा, और उसके बाद हमको सीधे ये मिल जाएगा बफर जोन। बफर जोन मिलेगा, क्रूज जोन या स्पेसिफाइड एरिया नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो बफर जोन होगा ये तीन चीजों के लिए अलाउड होंगे। टूरिज्म अलाउड होगा, साइंटिफिक रिसर्च अलाउड होगा, और एग्रीकल्चर अलाउड होगा। सैंक्टम सेक्टोरम में किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। और लास्ट तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है? इस्टेब्लिश्ड, ये कैसे इस्टेब्लिश्ड होता है? इस्टेब्लिश्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर। Established under the guidance of MAP means Man and Biosphere 1972। और इसमें भी क्या होता है, जो आपका अच्छा वो नहीं लिखे थे क्या सेंचुरी में नाम, फर्स्ट सेंचुरी का नाम नहीं लिखा था? फर्स्ट सेंचुरी के नाम लिखे हैं, लिख लीजिएगा। वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी was the India's first sanctuary
लोकेटेड एट तमिलनाडु। वेदा कुंडल बर्ड सेंचुरी जो है वो इंडिया का पहला बर्ड सेंचुरी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब ये देखें, अगर इसकी बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, तो सबसे भीतर की तरफ हमको कोर एरिया मिलता है। उसके बाद हमको मिलेगा मैनिपुलेशन एरिया या मैनिपुलेशन जोन जी। और तीसरा सबसे बाहर की तरफ जो है वो हमको मिलेगा रेस्टोरेशन। ठीक है, रेस्टोरेशन। कोर एरिया, मैनिपुलेशन जोन और रेस्टोरेशन जोन। एक नोट करके बोले हो गया कि नहीं? नोट करके लिखिएगा आगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो वहीं लिखा देना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क is the India's first national park. Jim Corbett National Park is the India's first national park. कहाँ है? डैश करके लिखेगा। उत्तरांचल, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरांचल में। अब कुछ नेशनल पार्क के नाम लिखिए जो पूछ लेता है कहाँ सिचुएटेड है। नहीं, खत्म हो गया थोड़ा सा। देखिए, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव